बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुस्तफ़ा जान रहमत सलाम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिस्कस करना है माइक्रोबायोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया या स्पोर्स वगैरह को किसी प्रेपरेशन में से किसी आर्टिकल्स में से किल किया जाता है या रिमूव किया जाता है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें बैक्टीरिया को किल किया जाता है या रिमूव किया जाता है या बाकी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे फंजाई हो गए, वायरस हो गए, उनको किल करने का प्रोसेस या स्पोर्स स्पोर्स कहते हैं कि ये ऐसे सेल्स होते हैं जो बैक्टीरिया फंजाई प्लांट वगैरह प्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो उन तमाम चीज़ों को, स्पोर्स को, बैक्टीरिया को, वायरस और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी प्रिपरेशन से किल करने के लिए या रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल होता है उसका मतलब होता है स्टेरिलाइजेशन। अच्छा, अब उन्होंने कहा है कि स्टेरिलाइजेशन एक एब्सोलूट टर्म होती है। एब्सोलूट टर्म से मुराद है कि अगर हम कहते हैं कि कोई चीज़ जो है वो स्टेराइल है, जैसे कह लें कि फॉर एग्जांपल एक सिरप है, वो सिरप स्टेराइल है, तो स्टेराइल का मतलब ये है कि वो सिरप माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल पाक है, उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है, उसमें वो बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से साफ है। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी प्रेपरेशन में से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल किया जाता है उस प्रोसेस को कहा जाता है स्टेरिलाइजेशन। अब स्टेरिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 100% किल किया जाता है, 100% रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जबकि दूसरा प्रोसेस होता है उसे कहते हैं डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन में भी बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया जाता है, लेकिन स्टेरिलाइजेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 100% किल किया जाता है, लेकिन डिसइंफेक्शन प्रोसेस के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल तो कर देते हैं लेकिन वो कंप्लीटली किल नहीं होते। जैसे अक्सर आपने कमर्शियल वगैरह में देखा होगा किसी स्प्रे वगैरह की कमर्शियल कि उसमें लिखा होता है 99.9% जरासीम से खात्मा। तो वो बेसिकली 99.9% क्या थे, वो डिसइंफेक्टेंट होते हैं। उसमें 0.1 या 1% तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रह जाने का चांस होता है। तो डिसइंफेक्शन में कंप्लीटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल नहीं होते, लेकिन ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, किल हो जाते हैं। अब डिसइंफेक्शन का मकसद क्या होता है कि कंटेमिनेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिन्होंने इन्फेक्शन कोज करवाना है, जिन्होंने बीमारी कोज करवानी है, उनकी तादाद को इतना ज्यादा कम कर देना, उनको इतना किल कर देना कि वो उस लेवल तक आ जाए कि अब वो इन्फेक्शन कोज नहीं कर सकेगी। यानी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल तो कर रहे हैं उस लेवल तक जहां पे वो इन्फेक्शन कोज नहीं करेंगे, लेकिन कंप्लीटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं कर रहे। अब इसमें जो बैक्टीरियल स्पोर्स वगैरह हो जाते हैं, वो बैक्टीरियल स्पोर्स डिसइंफेक्शन के केस में सरवाइव कर जाते हैं, डिसइंफेक्शन के नतीजे में किल नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम स्टेरिलाइजेशन की बात करें तो स्टेरिलाइजेशन में बैक्टीरियल स्पोर भी किल हो सकते हैं। अच्छा, फिर स्टेरिलाइजेशन के कुछ मेथड होते हैं, 3 मेथड होते हैं: फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन एंड मैकेनिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन की। फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन में 3 तरह के मेथड आ जाते हैं। एक होता है मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। मॉइस्ट नाम से जाहिर है कि इसमें हम इस्तेमाल करेंगे नमी को, पानी को, भाप को, स्टीम को। ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन में हम हीट तो करेंगे सब्सटेंसेस को, लेकिन उसमें हम मॉइस्चर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम पानी का, नमी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और स्टेरिलाइजेशन बाय रेडिएशन में हम शुआओं का इस्तेमाल करते हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करेंगे, स्टेरिलाइज करेंगे। अच्छा, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन एक रिलायबल प्रोसेस होता है स्टेरिलाइजेशन का। क्यों? क्योंकि इसमें हम बैक्टीरिया वगैरह को किल कर सकते हैं, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं नमी की मौजूदगी में। अब जब नमी मौजूद होती है तो हमें बहुत कम टेम्परेचर देना पड़ता है, तो बहुत कम टेम्परेचर पे मॉइस्चर की प्रेजेंस में बैक्टीरिया को किल करने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। अच्छा, इनका कुछ मैकेनिज्म होता है स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस का कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। तो अगर मॉइस्ट स्टेरिलाइजेशन की बात करें तो मॉइस्ट स्टेरिलाइजेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह डिस्ट्रॉय होते हैं, किस तरह किल होते हैं। तो मॉइस्ट स्टेरिलाइजेशन जब हम करते हैं, हम अपने किसी ऑपरेटर्स को, किसी आर्टिकल को, किसी प्रिपरेशन वगैरह को जब स्टेराइल करते हैं इस मेथड के जरिए, तो उसके अंदर जो मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मॉइस्ट हीट क्या करती है कि इसमें जो मौजूद स्टीम होती है, जो मॉइस्चर होता है, वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद प्रोटीन को या तो डीनेचर कर देती है या उसकी कोएगुलेशन कर देती है। अब डीनेचर से क्या मुराद है कि उसकी फॉर्म को चेंज कर देना, उसकी शक्ल को चेंज कर देना, उसके फंक्शन को डिस्ट्रॉय कर देना। और कोएगुलेशन का मतलब क्या होता है कि ये उस प्रोटीन को जमा देती है। तो मॉइस्ट स्टेरिलाइजेशन में या तो बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर जो प्रोटीन मौजूद है उसकी डीनेचरिंग हो जाती है, या फिर उसकी कोएगुलेशन हो जाती है। इस तरीके से जो बैक्टीरिया है वो किल हो जाते हैं।
अब मॉइस्चर स्टेरिलाइजेशन के कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। अच्छा, हम मुख्तलिफ किस्म के मेथड्स को इस्तेमाल क्यों करते हैं? जैसे हम मॉइस्चर हीट को इस्तेमाल करते हैं, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन इस्तेमाल करते हैं, या रेडिएशंस का इस्तेमाल, या केमिकल और वो मैकेनिकल मेथड को इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये डिपेंड करता है हमारी प्रिपरेशन के ऊपर कि हम किस तरह का जो आर्टिकल है, किस तरह की प्रिपरेशन है, या किस तरह का जो इंस्ट्रूमेंट है वो स्टेराइल करना चाह रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि पाउडर, हमारे पास एक मेडिसिन है, पाउडर की फॉर्म में है, तो उसको हम स्टेराइल करना चाह रहे हैं, तो उसको स्टेराइल करने के लिए हम मॉइस्चर स्टेरिलाइजेशन तो नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि इसमें नमी है। ये नमी क्या करेगी? हमारे पाउडर को जाके ख़राब करेगी, उसके स्ट्रक्चर को ख़राब करेगी, उसकी फॉर्म को ख़राब करेगी, उसके फंक्शन को ख़राब करेगी। तो बेसिकली स्टेरिलाइजेशन के मुख्तलिफ मेथड क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? हमारी प्रोडक्ट के रिलेटेड, हमारी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, हमारी इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग, जो इंस्ट्रूमेंट या जो केमिकल के ऊपर कौन सा मेथड सुइटेबल होता है, हम वही मेथड स्टेरिलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं अपने मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स को, अपने मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को स्टेराइल करने के लिए। अच्छा, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन के एडवांटेजेस क्या है? कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा बेहतर तरीके से किल होते हैं। दूसरा एडवांटेज है कि एम्पोल्स और वायल्स जो हैं, एम्प्यूल्स और वायल्स जो होती हैं, वो इस मेथड के ज़रिए से स्टेराइल की जा सकती हैं। अच्छा, एम्प्यूल्स क्या होते हैं? कि अक्सर आपने देखा होगा इंजेक्शन वगैरह लगाने के लिए, वो जो इंजेक्शन की मेडिसिन होती हैं वो जिस कंटेनर में मौजूद होती हैं, दो तरह के कंटेनर होते हैं, सामने डायग्राम में मौजूद हैं। एक कंटेनर की जो बॉडी है, उसके ऊपर जो कंटेनर है उसके ऊपर जो क्लोजर होता है वो शीशे का होता है, ठीक है, ये क्लोजर है, और इसके नीचे इसका कंटेनर है। अच्छा, ऐसे कंटेनर जिसकी बॉडी भी शीशे की हो और उसके ऊपर जो उसका क्लोजर है वो भी शीशे का हो, उसे कहा जाता है एम्प्यूल्स। तो एम्प्यूल्स जो होते हैं इनको स्टेराइल किया जाता है मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन के लिए। इसके अलावा दूसरे होते हैं वाइल्स। वाइल्स क्या होते हैं? इनकी बॉडी तो होती है शीशे की, लेकिन इनके जो ऊपर कैप होता है, इनका क्लोजर होता है, वो या तो प्लास्टिक का होता है या रबड़ का होता है, ठीक है। तो इस तरह के जो कंटेनर होते हैं इन्हें कहा जाता है वाइल। और ऐसे कंटेनर जिनकी बॉडी भी शीशे की हो और उनका क्लोजर भी शीशे का, उसे कहा जाता है एम्प्यूल्स। तो इन्हें मॉइस्ट स्टेरिलाइजेशन के जरिए से स्टेराइल किया जा सकता है। अच्छा, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो सर्जरी वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, या जो सर्जिकल ड्रेसिंग्स वगैरह होती हैं, मास्क, ग्लासेस एंड ईच एंड एवरीथिंग, उनको भी इस मेथड के जरिए से हम स्टेराइल कर सकते हैं। अब मॉइस्चर स्टेरिलाइजेशन का एक डिसएडवांटेज क्या है? कि थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस जो हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकते, हीट सेंसिटिव होती हैं, वो थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस इस मेथड के जरिए से हम स्टेराइल नहीं कर सकते, या ऑइंटमेंट्स वगैरह जो हो गई हैं उनको भी हम इस मेथड के जरिए स्टेराइल नहीं कर सकते। अब कौन कौन से मेथड में इस्तेमाल होते हैं? मुख्तलिफ मेथड इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले आता है ऑटोक्लेविंग, देन हीटिंग विद बैक्टीरियासाइड, हीटिंग या स्टेरिलाइजेशन बाय बॉइलिंग, और टेंडलाइजेशन। सबसे पहले बात करते हैं ऑटोक्लेव। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑटोक्लेविंग का, जो आ जाता होता है, इसमें से एमसीक्यूज भी बनते हैं और क्वेश्चन भी बनता है। तो ऑटोक्लेव क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसे हम स्टेरिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है? इसके अंदर हम स्टीम के जरिए से स्टेरिलाइजेशन करते हैं प्रेशर की मौजूदगी में। अच्छा, ऑटोक्लेव बिल्कुल प्रेशर कुकर की तरह से काम करता है। जिस तरीके से हम प्रेशर कुकर के अंदर अपनी चीज़ें डाल के और उसका ढक्कन बंद कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है? हम पानी डाल के, चीज़ें डाल के उसको बंद कर देते हैं, और फिर क्या होता है कि जब हम उसको हीट करते हैं तो हीट करने पे पानी में बॉयल आता है, उससे स्टीम जनरेट होती है, और वो प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर जनरेट होता है, और उससे हमारी चीज़ जो होती है वो बन जाती है। ऑटोक्लेविंग में भी सेम प्रेशर कुकर वाला ही प्रोसीजर इस्तेमाल होता है कि हम क्या करते हैं कि ऑटोक्लेव ऑपरेटर्स होता है जिसके अंदर हम अपने उस सब्सटेंस को, उस इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं जिसको हमने स्टेराइल करना हो, ठीक है। इसके ऊपर ढक्कन होता है, हम ढक्कन उठा के इसके अंदर अपना इंस्ट्रूमेंट रख देते हैं, और उस जिस इंस्ट्रूमेंट की हमने स्टेरिलाइजेशन करनी हो, ठीक है। फिर हम नीचे पैंदे में पानी डालते हैं, ऊपर वो स्टीमर होता है, उसके ऊपर हम जाली सी होती है, जाली के ऊपर हम अपना इंस्ट्रूमेंट रख देते हैं उसके अंदर कॉटन को पेनिट्रेट करके। फिर हम क्या करते हैं? ऑटोक्लेव का ढक्कन बंद कर देते हैं। इसके ऊपर टाइमर होता है और टेम्परेचर के लिए ऑप्शन मौजूद होता है। हम अपना टेम्परेचर सेट कर देते हैं और टाइम सेट कर देते हैं। जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है ऑटोक्लेव के लिए, वो होता है 121 डिग्री सेंटीग्रेड, 121 डिग्री सेंटीग्रेड होता है 20 मिनट के लिए। हम क्या करते हैं? अपने इंस्ट्रूमेंट ऑटोक्लेव के अंदर रख देते हैं और उसमें पानी डाल के इसको बंद करके 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सेट कर देते हैं और 20 मिनट टाइम सेट कर देते हैं। होता क्या है कि पानी जब बॉयल होता है अंदर 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो वो स्टीम जनरेट करता है। वो स्टीम जब अंदर डेफिनेट
अल्टीमेटली अब वो बंद है ऑटोक्लेव, तो उसके अंदर जब स्टीम प्रोड्यूस होती रहती है तो वो प्रेशर जनरेट कर देती है। जब वहां पे प्रेशर जनरेट होता है तो उस प्रेशर की मौजूदगी में और स्टीम की मौजूदगी में जो हमारा इंस्ट्रूमेंट हमने अंदर रखा था उसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं वो स्टीम उनकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट होके उसको क्या कर देती है, किल कर देती है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम स्टीम को प्रेशर की मौजूदगी में स्टीम का इस्तेमाल करते हुए हम अपने मटेरियल वगैरह को स्टरलाइज करते हैं, उसे कहते हैं ऑटोक्लेव। अच्छा, ऑटोक्लेव की वर्किंग क्या होती है, ऑटोक्लेविंग क्या होती है कि ऑटोक्लेव में नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं भाप, और टेम्परेचर हम लेते हैं 121 से लेके 134 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर लेते हैं। जो नॉर्मल स्टेरिलिटी टाइम होता है जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं वो होता है 15 से 20 मिनट। अगर तो हम 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख रहे हैं तो हम 20 मिनट के लिए टाइमर सेट करेंगे अपने ऑटोक्लेव का। और अगर हम 134 डिग्री सेंटीग्रेड दे रहे हैं तो हम 3 मिनट तक अपने ऑटोक्लेव का टाइम सेट करेंगे और अपने इंस्ट्रूमेंट को स्टेराइल करेंगे। अच्छा, अगर तो हमने ऑटोक्लेव के अंदर इंस्ट्रूमेंट को एज इट इज रख दिया है, उसके आसपास कोई कपड़ा नहीं लपेटा, कोई कागज नहीं लपेटा, और ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट को रख दिया है, तो हम नॉर्मल उसको टेम्परेचर देंगे 120 डिग्री सेंटीग्रेड और टाइम भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड 20 मिनट होगा। लेकिन अगर हम अपने इंस्ट्रूमेंट के आसपास इंस्ट्रूमेंट को रैप कर लेते हैं, उसको किसी कपड़े की तह के अंदर रख देते हैं या उसके आसपास कोई कागज का कोई गत्ता वगैरह चढ़ा देते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि स्टेरिलाइजेशन का टाइम इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ज्यादा उसको टाइम चाहिए होता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर तो हम उसे 121 डिग्री सेंटीग्रेड दे रहे हैं लेकिन उसके आसपास हम कपड़ा लपेट रहे हैं या हम कोई कॉटन वगैरह लगा रहे हैं, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि उसी टेम्परेचर के ऊपर हम थोड़ा टाइम बढ़ा देते हैं ताकि स्टीम को अंदर तक पेनिट्रेट होने में टाइम रिक्वायर होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन के, हमने अपने ऑपरेटर्स को रैप किया है इंस्ट्रूमेंट को या नहीं, उसके अकॉर्डिंग हम उसका टाइम सेट कर देते हैं। अब अगर प्रॉपर ऑटोक्लेविंग की जाए तो ऑटोक्लेव के जरिए फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस और जो बैक्टीरियल स्पोर्स हैं जो बहुत रेजिस्टेंट होते हैं, जो इतना इजीली स्पोर्स किल नहीं हो सकते, वो भी किल हो जाते हैं ऑटोक्लेविंग के प्रोसेस के जरिए से। नेक्स्ट आता है हीटिंग विद बैक्टीरियासाइड। बैक्टीरियासाइड एक ऐसा केमिकल कैले होता है जिसके जरिए से बैक्टीरिया को किल किया जाता है। बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो सब्सटेंस या जो मेड्स कैले केमिकल यूज होते हैं उसे कहते हैं बैक्टीरियासाइड। अच्छा, हीटिंग विद बैक्टीरियासाइड में क्या होता है, इसमें हमें वाटर बाथ तैयार करना पड़ता है। वाटर बाथ में हम क्या करते हैं, वो एग्जाम्पल सिंपल सा जो वाटर बाथ होता है इसमें हम एक बीकर में पानी डाल देते हैं और उसे किसी क्या लें बर्नर के ऊपर गरम करते हैं। तो बर्नर के ऊपर गरम करने पे हम वो जब उसे गर्म करते हैं तो वो एक वाटर बाथ बन जाता है। तो बैक्टीरियासाइड में क्या करते हैं कि हम अपना बैक्टीरियासाइड ऐड कर लेते हैं उस सॉल्यूशन के अंदर जिसको हमने स्टेराइल करना हो। ठीक है, उसको फिर हम क्या कर देते हैं, सील कर देते हैं। सील करने के बाद हम क्या करते हैं, उस कंटेनर को हीट करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 मिनट के लिए वाटर बाथ के अंदर। यानी जिस चीज को हमने स्टेरलाइज करना है हम उसके अंदर बैक्टीरियासाइड डालेंगे, बैक्टीरियासाइड डालने के बाद उसको सील कर देंगे, सील करके हम उसको वाटर बाथ के अंदर डाल के 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करेंगे 30 मिनट के लिए। अच्छा, इस मेथड में जो मेन चीज़ है वो होता है टेम्परेचर को मेंटेन करना। टेम्परेचर मेंटेन करते हैं हम 98 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक 30 मिनट के लिए हम उसको मेंटेन करके रखते हैं। और जब हम उसको हीट करते हैं तो वो क्या कर देता है, उसके अंदर सारे बैक्टीरिया को किल कर देता है। जो मोस्ट कॉमनली बैक्टीरियासाइड इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं बेंज अल्कोनियम क्लोराइड और क्लोरोक्रिसोल। नेक्स्ट आता है स्टेरिलाइजेशन बाय बॉइलिंग वाटर। अच्छा, सबसे सिंपलेस्ट मेथड स्टेरिलाइजेशन बाय बॉइलिंग वाटर के इसमें हम सिंपली क्या करते हैं कि जो भी इंस्ट्रूमेंट हमने स्टेरिलाइज करना हो, सिरिंज हो गई, नाइफ्स हो गई, ब्लेड हो गई या कैंची वगैरह हो गई, हम उसको क्या करते हैं, हम वाटर बाथ के अंदर उबलते हुए पानी के अंदर डाल देते हैं और उसे 20 मिनट के अंदर 20 मिनट तक क्या करते हैं, बॉईल करते हैं। कंप्लीटली डिप करके बॉईल करते हैं तो उस हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर से क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है टेंडलाइजेशन। मॉइस्ट स्टेरिलाइजेशन का ये एक प्रोसेस है। ये एक बहुत ही लेंथी प्रोसेस होता है। टेंडलाइजेशन इसको नाम क्यों दिया गया है कि जॉन टेंडल जिसने ये तरीका बताया था उसके नाम के बाद इसको नाम दिया गया टेंडलाइजेशन। उसका नाम था जॉन टेंडल, तो उसके नाम टेंडल से टेंडलाइजेशन का नाम दिया गया। अच्छा, ये एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हम स्पोरुलेटिंग बैक्टीरिया की
एक्टिविटी के लेवल को कम कर देते हैं। अब स्पोरुलेटिंग बैक्टीरिया क्या होते हैं कि ऐसे बैक्टीरिया जिन्होंने स्पोर्स बनाने हो, स्पोर्स क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं जिन्होंने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी होती है। तो हम इस प्रोसेस में अपने उन बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनकी एक्टिविटी को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो स्पोर्स को जनरेट करते हैं। और ऐसे बैक्टीरिया जो बॉइलिंग वाटर के मेथड के जरिए से, सिंपल बॉइलिंग वाटर के मेथड के जरिए से रह गए हों। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि हम अपना जो भी, जिस चीज़ को हमने स्टरलाइज करना है, उसको हम 20 मिनट के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर बॉईल करते हैं। 20 मिनट के लिए बॉईल करने के बाद हम उसको ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद हम उसे 24 घंटे के लिए रख देते हैं, एक दिन के लिए रख देते हैं। एक दिन के बाद दोबारा से हम क्या करते हैं, उस मेथड को, अब एक दिन के लिए हमने जब रख दिया, उसमें से 20 मिनट तक हमने जो पहले दिन उसको बॉईल किया, कुछ हद तक उसमें से बैक्टीरिया किल हो गए। फिर हमने क्या किया, उसको ठंडा करके एक दिन के लिए रख दिया। अब उसके अंदर जो थोड़े बहुत बैक्टीरिया रह गए थे, अगले दिन हम क्या करते हैं, उसको दोबारा से बॉईल करते हैं 20 मिनट के लिए। बॉईल करने के बाद फिर ठंडा करके फिर इंक्यूबेट होने के लिए रख देते हैं एक दिन के लिए। अब दूसरी बार बॉइलिंग करने पे, पहली बार बॉइलिंग करने के नतीजे में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह गए थे वो दूसरी बारी के बॉइलिंग पे क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। अब अगर दूसरी बार भी बॉइलिंग पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह गया होगा तो हम तीसरे दिन फिर क्या करते हैं, एक दिन के बाद हम उसको 20 मिनट के लिए दोबारा बॉईल करते हैं, उसको ठंडा करते हैं और इंक्यूबेट होने के लिए एक दिन के लिए रख देते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, हम 3 बार बॉइलिंग करते हैं 20-20 मिनट के लिए, और उसे फिर एक एक दिन के गैप के साथ दोबारा से बॉईल करते हैं। क्यों? ताकि पहले बॉइलिंग पीरियड के दौरान जो स्पोर्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह गए थे, जो सरवाइव कर गए थे, वो नेक्स्ट बॉइलिंग स्टेप के अंदर क्या हो जाए, मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाए। तो टेंडलाइजेशन प्रोसेस क्या लेता है, कम से कम 3 दिन लेता है अपने जो अंदर से तमाम किसी चीज़ के अंदर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए। हाँ, अगर जल्दी रिजल्ट चाहिए तो क्या करते हैं, 20 मिनट के लिए बॉईल करके थोड़ी देर के लिए उसको ठंडा होने के लिए रख दिया। उसके बाद 1 घंटे के लिए उसको इंक्यूबेट किया, दोबारा बॉईल किया, ठंडा किया, 1 घंटे के लिए इंक्यूबेट किया, दोबारा तीसरी बार बॉईल करके कूल करके 1 घंटे के लिए इंक्यूबेट कर दिया। लेकिन जो ज़्यादा बेस्ट तरीका है वो क्या होता है कि एक दिन के लिए उसको इंक्यूबेट किया जाए। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।